नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया। रात के 10 बज रहे हैं और वक्त है देश के लोकप्रिय हिंदी न्यूज शो खबरों की खबर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम और आप एक साथ रहेंगे। देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। विस्तार में जाने से पहले आपको आज के शो की हाइलाइट सबसे पहले बता देता हूं। ग्वालियर में आज हिना खान नाम की पुलिस अधिकारी ने जय श्री राम का नारा लगाया। गुस्साई भीड़ के सामने कहा कि चिढ़ाने के लिए श्री राम का नारा लगाओगे, बदतमीजी में श्री राम का नारा लगाओगे, जबरदस्ती करने के लिए श्री राम का नारा लगाओगे तो ऐसा नहीं करने दूंगी। हिना खान की आवाज यूपी में योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में बाबा बागेश्वर, धर्मेंद्र शास्त्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत के दावे से मिल रही है। कैसे मिल रही है, क्या है पूरी जानकारी, यह आपको विस्तार से बताएंगे अपनी आज की इस लीड स्टोरी में, जिसे हमने नाम दिया है चिढ़ाओ मत, कायदे में रहो। शर्त वही है कि 11 बजे तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। और आज की दूसरी स्टोरी हरियाणा से है। हरियाणा डबल सुसाइड में आज सुसाइड के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का तो पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उनके करप्शन केस की जांच कर रही पुलिस टीम के अधिकारी एएसआई संदीप लाठर का शव उनके गांव में अभी भी रखा हुआ है। लाठर ने कल गोली मारकर सुसाइड किया था। उनके घर वाले कह रहे हैं कि जब तक संदीप के सुसाइड लेटर में लिखे नामों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अब संदीप की आहुति का क्या होगा? क्या इनके घर में भी नेताओं की भीड़ लगेगी, या फिर हरियाणा का एक और जाति तनाव के कगार पर इस वक्त ये राज खड़ा हो गया है, जहां पर दलित और जाट दो बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट कम्युनिटी है। तीसरी स्टोरी आज की दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में पटाखे छुड़ाने की इजाजत दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या हैं आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये भी समझेंगे कि त्योहार जनता का है, पटाखे आम आदमी के, खर्च होगा हमारा और आपका, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार अपनी पीठ क्यों ठोक रही है। विस्तार से आगे बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हमारी लीड स्टोरी की। कुछ दिनों से देश में एक बड़ा विचित्र सा ट्रेंड चल रहा है। चिढ़ने का ट्रेंड, चिढ़ाने का ट्रेंड। ये मजाक में नहीं हो रहा, धर्म के नाम पर हो रहा है। आई लव मोहम्मद कैंपेन आपको याद होगा। पोस्टर लगाकर मोहम्मद से प्यार का इजहार किया गया, लेकिन आरोप लगा कि पोस्टर का इस्तेमाल चिढ़ाने के लिए ज्यादा किया गया। लोग खूब चिढ़े भी और खूब विवाद भी हुआ। बात बहुत आगे तक चली गई थी। आज सुबह से देश में ग्वालियर की सिटी एसपी हिना खान का एक वीडियो बहुत चर्चित हो रहा है। हो सकता है कि आपने इस वीडियो को देखा भी हो। आज सुबह से आपके मोबाइल पर भी ये वीडियो कहीं से आया हो। इस वीडियो में हिना खान जय श्री राम का नारा लगा रही हैं। इससे हिना खान की धार्मिक उदारता बताकर उनकी तारीफ बहुत सोशल मीडिया पर की जा रही है, लेकिन इस वीडियो में वो एक एक करके 3 शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं, जहां वो 3 शब्द जो हमारी टीम ने पकड़े हैं, और ये 3 शब्द हैं चिढ़ाना, बदतमीजी और जबरदस्ती। इन शब्दों को सामने रखकर इस वीडियो को देखिए तो देश और समाज के लिए एक बड़ा और दूसरा संदेश दिखाई पड़ता है। संयोग देखिए कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी संदेश से मिलती जुलती बात कह दी है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, जो कि दिल्ली में हैं और वृंदावन के लिए पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, इन्होंने भी धर्म के नाम पर चिढ़ने और चिढ़ाने का विरोध किया है। आपको याद होगा, मैंने इसी शो में कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने भी विजयदशमी के दिन कहा था कि अगर आप सड़क पर किसी दूसरे को चिढ़ाने के लिए धार्मिक नारे लगाते हो तो ये ठीक बात नहीं है, इसके पीछे कोई बाहरी सोच हो सकती है। तो आज हम अपनी इस लीड स्टोरी में इसी विचार के नाम को लिख कर लाए हैं, जिसके 4 चेहरे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं।
हिना खान, योगी आदित्यनाथ, बाबा बागेश्वर और संघ प्रमुख मोहन भागवत। मैंने नहीं लौटाया। मैंने बस ये बोला कि अनुमति लगाने का मना किया। रोड पे टेंट लगाने आपने कितनी अनुमतियाँ दी थी? बहस करेंगे तो मैं नहीं बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आज तक आपने? जब मूर्तियाँ लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? जब धर्मांतरण होते हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे LTM साहब का बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टेंट वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। आपने जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। मंदिर बंद हुआ है, आपने 2 बार ये टेंट वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। जय श्री राम। और कुछ पूरी वर्दी में 3 स्टार की ताकत लिए आपकी स्क्रीन पर जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, उनका नाम है हिना खान। हिना खान का जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम चर्चा का विषय बना हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ लेकिन इसके बाद उनके सामने सफेद कपड़े में खड़े वकील अनिल मिश्र और उनके समर्थकों के बीच जो बातचीत होती है, उस सिटी एसपी हिना खान जो 3 शब्द कहती हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। मंदिर बंद हुआ है, धार्मिक नारे का विरोध नहीं है, लेकिन चिढ़ाने के लिए, दबाव बनाने के लिए बदतमीजी में अगर धार्मिक नारे लगाए जाएंगे तो प्रशासन इसे सहन नहीं करेगा। ये हिना खान का अपना प्रशासनिक स्टैंडर्ड है। उन्हें श्री राम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसके गलत इस्तेमाल से है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाई कोर्ट के भीतर एक मूर्ति लगाने पर स्थिति तनावपूर्ण थी। शहर में धारा 144 लगाई गई। इसी दौरान एक वकील अनिल मिश्रा के समर्थक सड़क पर बने एक मंदिर के समीप टेंट लगाकर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करना चाहते थे। आपको बताना पड़ेगा जब लोग इकट्ठे होते हैं। इस आयोजन को हिना खान ने रोका। दावा है कि मंदिर में दर्शन से भी रोका। कहा निषेधाज्ञा है, इसलिए एसडीएम की परमिशन के बाद ही टेंट लगेगा। इस बात पर कहा सुनी हुई। वकील ने इसे सनातन का अपमान बताया। LTM साहब का बुलाओ ना। तो बात जय श्री राम के नारे तक पहुंच गई। घटना के बाद एनडीटीवी इंडिया रिपोर्टर अनुराग द्वारी दोनों पक्ष से मिले और उनकी राय जानी। अचानक से आपको जब सनातन विरोधी कहा गया तो क्या मन में कोई गुस्सा आ गया जो आपने जय श्री राम के नारे एक नहीं 4 बार लगाए? फिर गुस्सा तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा दुख हुआ इस बात से कि हम सभी हमारे भारत देश में रहते हैं और सब हम अपना काम करते हैं। वो भी अपनी बात रखना चाहते थे, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। और मुझे लगता है कि अगर भगवान का नाम लेने से समस्या सुलझ जाती है तो ले लेना चाहिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वो शायद वो ऐसा समय था, वो परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हुई गुस्से में। हाँ, वो शायद गुस्से में थे और इसी तरह उन्होंने जो भी कहा आवेश में कहा,
पर कभी इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। एनडीटीवी इंडिया की टीम जब अनिल मिश्र से मिलने पहुंची तो वो जन्मदिन मना रहे थे। उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कल जिस तरह से आप एक वर्दी में जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उनके साथ आपकी बहस हुई। मैं ये कह रहा था कि मंदिर में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर जो होते हैं हमारी धार्मिक जो भावना है उनसे जुड़े हुए हैं, हम रोज उनसे दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इस तरह का आक्षेप लगाना एक पुलिस आक्षेप बिल्कुल सही लगाया था मैंने। उनने जानबूझ के उस मंदिर को लॉक लगवा दिया, जो मंदिर 10 मिनट पहले खुला था, और जब हम दर्शन कलेक्टर का आदेश है ना, उसमें जो पुलिस अधिकारी है कलेक्टर का आदेश 144 लगी हुई है, 163 लगी, 144 या 163 जो लगी हुई है, क्या सवर्ण और सनातनियों के लिए लगी हुई है? जब 163 और 144 कहाँ जाती है? जब धर्मांतरण होते हैं, काफ़ी संख्या में 20-20, 25-25 हजार लोग जुड़ते हैं, जब धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जो अंबेडकर को फॉलो करते हैं उनके, तब कहाँ जाती है वो? पर उन्होंने आंखों में आंखें डालकर आपके जय श्री राम के नारे लगा दिए और कहा कि इससे सामाजिक समरसता कायम रहती है, तो कोई हाँ, तो अच्छी बात है ना। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो उनसे कहता हूँ हम में शामिल हों और सनातन को फॉलो करें। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने 2 बार ये धर्म का इस्तेमाल दूसरों को चिढ़ाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। किसी दूसरे धर्मानुयायी की उदारता का पूरा सम्मान भी होना चाहिए। साथ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ जब देश में कोई एक खास विचार महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसके लिए भौगोलिक सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ग्वालियर में जो बात हिना खान अपने समाज और प्रशासन के लिए चुनौती समझ रही हैं, वही चुनौती यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने है। दिल्ली से वृंदावन के रास्ते में धीरेन्द्र शास्त्री के सामने है और संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने भी है। धर्म का इस्तेमाल चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। आई लव मोहम्मद के अचानक अवतरण से समाज में काफी हलचल है। इस साधारण से पोस्टर पर लगाने वाले को प्यार आया और पढ़ने वाले को चिढ़ का अनुभव हुआ। नतीजा आई लव महादेव, आई लव महाकाल सहित आई लव के कई संस्करण आ गए। देश के 13 प्रदेश में आई लव यू से नफरत की लड़ाई शुरू हो गई। संयोग देखिए, ये सब तब हुआ जब देश में बड़े त्योहार एक के बाद एक आ रहे थे। सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती थी कि वो शांति बनाए रखे। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। पूरे देश में घूम रहे संत धीरेन्द्र शास्त्री के मन में भी धार्मिक चिढ़ की चिंता है। हिना के यहाँ चिढ़ाने वाले दूसरे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ दूसरे। धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डायवर्जन हो रहा है। मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो डायवर्जन हो रहा है। संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है। जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिएं। संघ के 100वें वर्ष पर देश के सामने जिन बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया गया, उसमें से एक है धर्म के नाम पर चिढ़ाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अपने मुख्य भाषण में इसका संकेत देते हैं। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है।
शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। हिना खान के यहाँ धार्मिक जड़ प्रशासनिक चुनौती है, योगी आदित्यनाथ के यहाँ सरकार की चुनौती, धर्मेंद्र शास्त्री के यहाँ धर्म की चुनौती, संघ प्रमुख के यहाँ संस्कृति और संगठन की चुनौती बन चुका है। धर्म में चिढ़ने और चिढ़ाने का खेल, इसे दूर करने का एक ही तरीका है, धर्म के नाम पर चिढ़ो मत और धर्म के नाम पर चिढ़ाओ मत। धर्म के नाम पर चिढ़ो मत और धर्म के नाम पर चिढ़ाओ मत। इस खबर के बाद आइए आगे बढ़ते बात करते हैं हरियाणा की, जहां दो बड़े डेवलपमेंट्स आज हुए हैं। पहले डेवलपमेंट यह कि खुदकुशी के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आईपीएस पूरन कुमार के अंतिम संस्कार में हरियाणा के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने शिरकत की। दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड नोट के आधार पर आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, अमनीत कुमार और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये कुछ ही देर पहले का डेवलपमेंट है। इसके साथ ही हरियाणा डबल सुसाइड का केस अब बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। आज सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक के लाड़ौद गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एएसआई संदीप लाठर के घर वालों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भी भरोसा दिया। लेकिन संदीप लाठर के घर वाले लाठर की लाश के अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुए थे। उनकी लाश कल से उनके घर में रखी हुई है। घर वाले इंसाफ की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर ने कल यानी मंगलवार की दोपहर को रोहतक में खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी और खुदकुशी से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार से लेकर यौन शोषण तक के काफी संगीन आरोप लगाए थे और 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड आईपीएस पूरन कुमार ने भी 9 दिन पहले किया और आत्महत्या एएसआई संदीप लाठर ने भी की। लेकिन दोनों में एक फर्क है। संदीप लाठर ने खुदकुशी के लिए पूरन कुमार के कथित भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया, तो आईपीएस पूरन कुमार ने जाति के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। आप सिर्फ गाड़ियां गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 7 अक्टूबर को खुदकुशी करने वाले हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर पूरन कुमार का शव इन्हीं में से एक गाड़ी में है। इन गाड़ियों की मंजिल थी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 का वो बंगला जो दिवंगत आईपीएस अफसर पूरन कुमार को अलॉट किया गया था। इसके करीब 1.5 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे कोठी से पूरन कुमार की अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा में हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी डीजीपी से लेकर सरकार के दूसरे प्रतिनिधि भी शामिल हुए। शमशान में पुलिस की टुकड़ी ने पूरन कुमार को सलामी दी और दोनों बेटियों ने मुखाग्नि। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वाई पूरन कुमार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या वजह थी, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि रोहतक में जो एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की है, उस आत्महत्या का इससे क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो फिलहाल कई तरह के सवालों के बीच आईपीएस वाई पूरन कुमार अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं और इस पूरे मामले की जांच जो है चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है। हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हरियाणा पुलिस के उन्हीं एएसआई संदीप लाठर का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड से पहले के अपने वीडियो संदेश और सुसाइड नोट में 2 लोगों का नाम लिया था। इनमें से एक शराब का कारोबारी है
और दूसरे का नाम राव वीरेंद्र है। एएसआई संदीप लाठर ने आरोप लगाया था कि आईपीएस पूरन कुमार ने शराब कारोबारी से 2.5 लाख की वसूली के लिए अपना गनर भेजा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। एएसआई संदीप लाठर का दूसरा आरोप ये था कि हत्या के एक मामले से राव वीरेंद्र का नाम हटाने के लिए पूरन कुमार ने 50 करोड़ की डील की थी। हम आपको शराब कारोबारी की बातें भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बात उस राव वीरेंद्र की जिसका एएसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड से पहले नाम लिया था। राव इंद्रजीत हरियाणा का नामी गैंगस्टर है। वो इस समय अमेरिका में छिपा बैठा है। वो जेम्स म्यूजिक नाम की कंपनी का मालिक है और कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करता है। हाल ही में उस पर रोहतक में फाइनेंसर मंजीत की हत्या कराने का आरोप लगा था। इसी साल अगस्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी राव इंद्रजीत यादव ने ही ली थी। हरियाणा के सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले में राव इंद्रजीत का ही नाम आया था। पूरन कुमार के मामले में इस गैंगस्टर की एंट्री से हरियाणा में हड़कंप मचा है। इसी बदलते घटनाक्रम के बीच वो शराब कारोबारी भी सामने आया जिसका जिक्र एएसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में किया है। ये शराब कारोबारी भी जांच की मांग कर रहा है। हाँ जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है। जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर और सुशील से मिलने की बात कही गई भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरखास्त के अंदर वो दे दिया है और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरखास्त दी थाने में जाकर, और दरखास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और हम ये चाहते हैं कि सत्य आधारित जांच हो। एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के बाद उनके घर वाले आईपीएस अफसर पर लगे गैंगस्टर कनेक्शन समेत उन तमाम आरोपों की जांच की मांग पर अड़े हैं जिनकी बात संदीप के सुसाइड नोट में है। ये कहा कि जो सुसाइड नोट और जो वीडियो क्लिप है उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज और अपना प्रशासन अपना आईडी ऊपर करियो। तो क्या आश्वासन मिला? आईडी ऊपर सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम कार्रवाई कराएं, दोषियों के प्रति कार्रवाई करें, तो भी में दोषी पाएंगे हम उसके प्रति करेंगे। शिकायत दी है आप लोगों ने? शिकायत जो वीडियो क्लिप है वो ही शिकायत। घर वालों का कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती वो संदीप का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद रोहतक के उस लाढ़ौत गांव पहुंचे जहां मामा के घर में संदीप की लाश रखी है। सीएम सैनी ने संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक बात कर संदीप के घर वालों को इंसाफ का भरोसा दिया, लेकिन घर वाले संदीप के लगाए गए आरोपों की जांच के आदेश की मांग पर अड़े हैं। तो अंतिम संस्कार कब तक होगा? जो उचित कार्रवाई हो जाएगी, जो आश्वासन दे गए सीएम साहब उसके उचित कार्रवाई होगी तो। इस बीच एएसआई संदीप लाठर को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। संदीप की पत्नी संतोष की शिकायत पर दर्ज कराए गए इस केस में आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि कानूनी पैतरे पूरन कुमार के परिवार की तरफ से भी आजमाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार के घर वालों की मांग पर एफआईआर में SC/ST एक्ट की धारा 3(2)B भी जोड़ दी। पहले जो धाराएं लगाई गई थी उनमें अधिकतम 5 साल सजा का प्रावधान था। नई धारा जोड़े जाने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आईपीएस पूरन कुमार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं। अब वो सिंगर जुबिन के घर वालों से संवेदना जताने के लिए असम जाने वाले हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो एएसआई संदीप लाठर के घर भी जाएंगे, उनके बिलखते परिवार को भी ढाढ़स बंधाएंगे?
हरियाणा का ये डबल सुसाइड केस सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि आईपीएस पूरन ने जाति को आधार बनाकर आरोप लगाए। उसी आधार पर सरकार ने एक्शन भी लिए। लेकिन अब जब एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया तो आईपीएस पूरन के प्रति नजरिया बदल गया। कल तक उनके घर वाले पोस्टमार्टम न करवाने पर अड़े हुए थे, लेकिन आनंद फानन में उन्होंने आज पोस्टमार्टम भी करवाया और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब संदीप लाठर के दावे को आधार बनाकर आईपीएस पूरन की पत्नी पर भी एफआईआर कर दी गई है। सरकार की चाल भी पूरी तरीके से बदल गई है। अब साफ लग रहा है कि सरकार पर संदीप की जाति वालों का भी दबाव बन रहा है। वैसे आपको हम यहां बता दें, संदीप लाठर जाट है। ऐसे में सरकार के लिए केस तलवार की धार पर चलने जैसा बन गया है। मामूली सी चूक गंभीर दुर्घटना को जन्म दे सकती है, क्योंकि हरियाणा जाट और जाटव संघर्ष के लिए कुख्यात रहा है और ये दोनों समुदाय हरियाणा के सबसे बड़े वोटिंग कम्युनिटी भी है। आगे बढ़ते हैं। AQI अगर 150 से ऊपर हो तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दिल्ली में अभी AQI का लेवल 333 हो गया है और खबर यह है कि दिल्ली में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यानी 3 दिनों तक पटाखों की बिक्री होगी, शर्तों के साथ ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी है। छूट बेशक दिवाली के मौके पर मिली है, लेकिन यह सच है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, अपने अपने धार्मिक उत्सवों पर पटाखे हर समुदाय के लोग चलाते आए हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश दिख रहे हैं। हालांकि पटाखों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जाहिर करने वाले लोग भी इसी दिल्ली में रहते हैं। पटाखे चलाने के लिए 4 दिन की ये जो छूट मिली है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अर्जी पर मिली है। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों को आस्था का सवाल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसीलिए अदालत के फैसले से बीजेपी के नेता बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वो इसे सनातन धर्म से जोड़कर बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस BR गवई जब ग्रीन क्रैकर की बिक्री को इजाजत वाला ये फैसला सुना रहे थे, तब उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की बात की, त्योहारों से जुड़ी भावनाओं का जिक्र किया और पटाखा बनाने वालों की रोजी रोटी के अधिकार का हवाला देते हुए बैलेंस अप्रोच की भी बात कही। उन्होंने दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत देने के साथ साथ कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। वो शर्तें क्या हैं? पटाखों की खरीद बिक्री करने वालों और पटाखे चलाने वालों पर ये शर्तें कैसे लागू होंगी और इनका असर क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की इजाजत तो दे दी है, लेकिन ये रियायत शर्तों के साथ है। हम आपको ये शर्तें और इससे जुड़े नियम कायदे कुछ सवालों के जरिए समझाते हैं। पहला सवाल, ग्रीन पटाखों वाला ये फैसला कहां-कहां लागू होगा? ये फैसला दिल्ली में तो लागू होगा ही, इसके अलावा यूपी के 8 जिलों, हरियाणा के 14 जिलों और राजस्थान के 2 जिलों में भी लागू होगा। दूसरा सवाल, दिल्ली NCR में किस तरह के पटाखे बिकेंगे? तो जवाब यह है कि सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी और सिर्फ वही पटाखे चलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री कब से कब तक होगी? ये ग्रीन पटाखे सिर्फ 18 से 20 अक्टूबर तक बेचे जा सकेंगे। चौथा सवाल, ग्रीन पटाखे कौन बेच सकेगा और बिक्री कहां होगी? ग्रीन क्रैकर सिर्फ वही बेच पाएंगे जिनके पास लाइसेंस होगा और बिक्री भी निर्धारित जगहों पर ही होगी। ग्रीन पटाखे कब से कब तक चलाए जा सकेंगे? ये पटाखे 18 से 21 अक्टूबर तक चलाए जा सकेंगे। छठा सवाल, क्या पटाखे चलाने के लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है? दिल्ली NCR में पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। सातवां सवाल, क्या पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी होगी? बिल्कुल नहीं, पटाखे ऑनलाइन नहीं बेचे जा सकते। क्या किसी को बाहर से दिल्ली NCR में पटाखे लाने और चलाने की इजाजत होगी? जवाब यह है कि दिल्ली NCR में सिर्फ दिल्ली NCR में बनाए गए पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे।
दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री की रियायत भले ही दे दी है, लेकिन औचक निरीक्षण और प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा फैसला देते वक्त पिछले पूर्ण प्रतिबंधों का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंधों से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, दूसरी जगहों से स्मगल होकर ज्यादा हानिकारक पटाखे दिल्ली एनसीआर में पहुंच गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस अप्रोच की बात कहते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाजत दे दी है। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों का रिएक्शन मिला जुला है। ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश तो हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन पटाखे चलाने की जो छूट मिली है उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस मसले पर किसकी क्या राय है, अब आपको दिखाता हूं। अब की बार दिवाली में ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति मिली है। ये भी साबित होता है कि केजरीवाल की सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाती थी। वो भी कोर्ट जा सकते थे, परमिशन ला सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा दिवाली पर बैन लगाने का पाप किया। इस बार सरकार बदली और हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। इस बार ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली, जैसी दिवाली परंपरागत तरीके से मनाई जाती थी वैसे ही दिवाली जैसे पूरी दुनिया और देश मनाता है वैसी ही दिवाली दिल्ली वाले भी मनाएंगे। कोर्ट ने जो निर्णय लिया, हम सब भारतीयों को इसके ऊपर बड़ा गर्व है। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। हम सभी दिवाली मनाएंगे, पटाखे खरीदेंगे और घर घर दिए जलाएंगे और पटाखे भी लगाएंगे, क्योंकि इस पर कई सालों से रोक थी। सभी भारतीय मायूस थे, आज बड़े खुश हैं इस निर्णय के। ग्रीन क्रैकर्स कम से कम ना के बराबर पोल्यूशन करते हैं। और ये दिवाली कितने दिन मनाई जाती है? एक दिन मनाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन और बच्चे कुछ बजा लेते हैं। आप पूरे 365 दिन के रीजन्स को 2 दिन के त्योहार पे थोपते हैं। ये आपकी नीयत में खोट था, जो आम आदमी पार्टी के उस निर्णय को भी आज दिल्ली की जनता याद कर रही है। साल में एक त्योहार हमारा होता है जी, बड़ा दिवाली का। धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है जी। अगर पटाखे नहीं होंगे या चलेंगे नहीं पटाखे तो कैसे दिवाली मनाई जाएगी? इस बार आपकी दीपावली पटाखों के साथ होगी। इस बार आपकी दीपावली के अंदर आपकी खुशियां डबल होंगी और हम सब ने मिलकर ग्रीन पटाखे ही चलाने हैं, इसका भी हमने आश्वासन देना है। और हम दिल्ली की सरकार आपकी सेवा में निरंतर लगे हैं। दिल्ली का पोल्यूशन को भी कम करना है और दिल्ली के पवित्र त्योहार दिवाली को भी हमने खुशी से मनाना है। इसलिए मिलकर दिल्ली को भी साफ रखेंगे और दिल की दिवाली को भी बहुत बड़े स्तर पर मनाएंगे। और जिस तरीके से सरकार ने परमिशन दे दी है पटाखों को फोड़ने की, तो मुझे लगता है कि एक लिमिट को पार नहीं करना चाहिए कि हाँ परमिशन मिल गई है तो दिवाली से पहले ही लिमिट क्रॉस कर दे, लिमिट तक चलाए, किसी को हानि ना हो, उस तरीके से यूज करें। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में थी कि दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए, बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं चलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा और जिसका ये परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी है। हमारा ये मानना है कि एक दिन के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण होने के कई कारण हैं जिस पे हमारी सरकारें काम कर रही हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। बताया जाता है कि जो ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, जो ग्रीन आतिशबाजी हैं, इसमें 20 से 40% तक पॉल्यूशन कम होता है। क्या ये बात ठीक है? ज़्यादा कम होता है, 40% नहीं 50% पोल्यूशन कम है इसमें, साउंड का भी और धुएं का भी। जो बारूद है वो इतना माइल्ड करके बारूद भरा जाता है कि उसमें आपको पोल्यूशन मिलेगा नहीं। तो पोल्यूशन की इसमें कोई मैटर नहीं है। तो पिछली सरकार जो भी थी उसने एक मुद्दा उठा दिया था कि पोल्यूशन है पटाखे से ना कभी कोई पोल्यूशन हुआ, बल्कि मच्छर मरते थे दिवाली पर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हमें उम्मीद है कि सरकार सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और दिल्ली के लोगों के ऊपर जो प्रदूषण का खतरा है उससे बचाने में सक्रियता के साथ काम करेगी। मुझे लगता है ये परमिशन बहुत ही हानिकारक होगी, क्योंकि फिर नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, फिर छठ पूजा आ रहा है, फिर इससे बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो डेफिनेटली अभी आपने देखा पाबंदी के बावजूद दिल्ली में पटाखे सरेआम बेचे जा रहे हैं, यानी ये ग्रीन यानी सरकार की तरफ से तय किए गए मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं और ये पटाखे बिक भी रहे हैं। इसका मतलब ये कि पटाखे बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों में से किसी को नियम कायदे की परवाह नहीं है। इसी का नतीजा है कि दिवाली के बाद हर साल दिल्ली की हवा दम घोटने लगती है।
मैं आपको पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े अब दिखाना चाहता हूं। साल 2024 में दिवाली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 186 था, लेकिन दिवाली की अगली सुबह यह 359 तक चला गया। 2023 में दिवाली के दिन AQI 202 पर था, लेकिन दिवाली की अगली सुबह यह 900 तक पहुंच गया था। यानी कितने ज्यादा पटाखे फोड़े गए और कैसे उसने प्रदूषण को और बढ़ा दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज है कुछ देर पहले की। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर आज पटना एयरपोर्ट पर जमकर मारपीट हुई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम दिल्ली से जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोककर जमकर नारेबाजी की, आपस में भिड़ गए। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं कि पटना एयरपोर्ट पर किस तरीके से हंगामा मचा है। इस दौरान इन नेताओं के समर्थकों के साथ कुछ लोगों की मारपीट भी हुई है। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि विक्रम विधानसभा का टिकट बेच दिया गया है। प्रदर्शन करने वालों का आरोप यह भी था कि यह टिकट 5 करोड़ रुपए में बेचा गया है और इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कृष्णा लवरू और राजेश राम से बात करना चाह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे, ब्रेक के उस पार आज कहे सो आज का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त हो चला आपकी और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट यानी आज कहे सो आज कर का। और आज का हमारा विचार है, अपने अवसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप बदलाव के लिए मिले अवसर का उपयोग करें। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।